हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। हम लोग बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1 के पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर 1 के पार्ट 1 में हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिस्कस किया था। आज का जो ये वीडियो है ये भी लेक्चर 1 के कंटिन्यूएशन में ही है, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर को। पिछले दोनों वीडियोस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जा कर के पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि पुराने वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो आगे के वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सारी जितनी भी क्लासेस हैं, अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सीरीज़ में अगर आपको सब कुछ समझना है, एक सिस्टमैटिक वे में समझना है, तो आपको 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ देखने होंगे। अगर किसी के पास वीडियो नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। पिछले अभी 2 ही वीडियो हमने अपलोड किए हैं, तो उन दोनों वीडियो को देखिएगा और उसी कंटिन्यूएशन में ये तीसरा वीडियो है। तो पिछला जो वीडियो था लेक्चर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जो ये लिखे हुए हैं वेर कि हॉर्टिकल्चर हमारे लिए किस किस तरह से महत्व रखता है। तो उसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था कि हॉर्टिकल्चर से हमें वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस मिलते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के हमें खाद्य उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि फल फूल मसाले हैं सब, है ना, सब्जियां हो गई और औषधि पौधे हो गए। तो ये सारी चीज़ें, यानी हॉर्टिकल्चर का सबसे पहला महत्व तो यही है कि हमें विभिन्न प्रकार के प्रोड्यूस मिलते हैं। दूसरा है कि हमें इनसे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट मिलते हैं। 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो मतलब एक तरह से स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी जो हमारे शरीर की संरचना में भाग लेते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, यानी जो हमारे शरीर की फंक्शनल एक्टिविटी को रन कराते हैं, है ना। तो हॉर्टिकल्चर का जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि ये हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, यानी हॉर्टिकल्चर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स है, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, एल्केनॉइड्स हो गए, ये सब चीज़ें अभी इसी को और डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंस देखा था हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो हमें उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से और आय की दृष्टि से प्रति इकाई क्षेत्र हमें ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने महत्व देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये गहन कृषि कही जाती है हॉर्टिकल्चर को, है ना। इसमें इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी इनपुट ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा लेबर डिमांडिंग जो है फील्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, यानी जो बेकार पड़ी ज़मीन है हमारे देश में, जैसे कि ऊसर बंजर ज़मीन है या अनप्रोडक्टिव या अनफर्टाइल सॉइल है, उस सॉइल में भी वो सॉइल जिसमें कि हम किसी दूसरी तरह की क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते, जैसे कि कोई सीरियल क्रॉप है, लेग्यूम क्रॉप है या ऑयल सीड क्रॉप है, ऐसी जगहों पर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैं जो कि अनफर्टाइल और अनप्रोडक्टिव लैंड में भी बहुत बेहतर ग्रो करती हैं। तो एक तो ये महत्व हो गया कि अनफर्टिलाइज्ड या अनयूटिलाइज्ड जो या वेस्ट लैंड का अच्छे से सदुपयोग हो जाएगा। उसके बाद है सब्सटीट्यूट ऑफ फैमिली इनकम, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप को अगर हम किचन गार्डन के तौर पे इन सब्जी या फलों को उगाएं अपनी रोज़ की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो भी एक तरह से ये हमारी इनकम का सब्सटीट्यूट है। क्योंकि जो हम अपनी आय का, एक परिवार की जो भी आय होती है उसका एक हिस्सा सब्जियों पर खर्च होता है ना, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पर जो खर्च होता है वो बच जाएगी, वो इनकम आपकी बचेगी क्योंकि आप किचन गार्डनिंग करेंगे। तो एक ये भी महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, कि इससे हमें विदेशी आय प्राप्त होती है, यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सब्जियों का, मसालों का, फलों का,
तो विदेशों से हमें काफ़ी ज़्यादा आय प्राप्त होती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमने देखा था एस्थेटिक एंड रिलीजियस कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में हम लोग फ्लोरिकल्चर के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसमें फूल जो पुष्प या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसकी भी उन पौधों की भी हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और इन पौधों का या पुष्प वाले पौधों का जो महत्व है, फूलों का जो महत्व है, वो हमारे सराउंडिंग के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बताइए, तो आप इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और एक बात हम और बता देते हैं, यहाँ हमने शॉर्ट में पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन इनका डिटेल हम आपको नोट्स में दे रहे हैं। जब लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी वीडियोस में अभी तक मैंने पढ़ाया है उन सभी का डिटेल हम आपको नोट्स जो है ग्रुप में सर्कुलेट कर देंगे। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हम नोट्स कहाँ से बनाएं और ये तो सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है, इनका डिटेल नहीं है। हम डिटेल आपको नोट्स में दे देंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप लोग इन वीडियोज़ को देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी इन जितने भी ये सारे पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हॉर्टिकल्चर का, वो है सेकंड पॉइंट है, जिसमें रोल ऑफ वेजिटेबल या इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है, सोर्स ऑफ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर, ये बात तो ठीक है कि हॉर्टिकल्चर हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना, यानी हमारी बॉडी की फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ये रन करने में मदद करता है, यानी हम फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन किस तरह से, कौन सी वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और कौन से वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है, और अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनसे क्या प्रॉब्लम होगी, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछले सेमेस्टर में इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन में और नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें फलों का और सब्जियों के महत्व का विस्तृत वर्णन मांगा इसमें क्वेश्चन में। 5 नंबर का ये सवाल था। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था 1 नंबर में, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि बेरी आर नॉट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो 2 क्वेश्चन पिछले सेमेस्टर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्रूट्स और रोल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंस है, रोल भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि फलों और सब्जियों का हमारे न्यूट्रिशन में क्या रोल है। देखिए थोड़ा सा हम पिछले वीडियो में जो बातें कहे थे उसको एक बार फिर से यहाँ रिपीट करना चाहेंगे कि न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के हैं, एक स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट होते हैं और दूसरे प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारे जो शरीर है उसकी संरचना में प्रतिभाग करते हैं, यानी संरचना में रोल प्ले करते हैं, यानी हमारी बॉडी की संरचना बनाते हैं। और जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे शरीर को फंक्शनल बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं, ठीक है। कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो संरचना में इन्वॉल्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट, वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, जिनको मेजर न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं सीरियल क्रॉप से, ठीक है, या ऑयल सीड क्रॉप से, और ये लेग्यूम क्रॉप जो प्रोटीन या दलहनी जो फसलें हैं हमारी, उनसे हमें प्राप्त होते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट।
जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया, मक्का है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मिलता है या सेल्यूलोज मिलता है। ये हमारी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप जितनी दलहनी फसलें हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे कि हमारी प्रोटीन से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। और फैट, ऑयल सीड क्रॉप जितनी है उनसे हमें फैट मिलता है। ठीक है ना, तो ये हो गए स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। उसके बाद दूसरे प्रकार के होते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट जिसको कि हम लोग किन न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, जैसे कि वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और फाइटोकेमिकल्स हो गए, तमाम सारे एल्केलॉइड्स हो गए, फ्लेवेनॉइड्स हो गए, प्लांट पिगमेंट्स हो गए, वो सारी चीज़ें। ये जो न्यूट्रिएंट है जो कि कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है लेकिन इसेंशियल है। और किस लिए इसेंशियल है? ये हमारी बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं, यानी हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या हमारा ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, या हमारा इम्यून सिस्टम है ना, हमारी बॉडी की जो बीमारियों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है, इन सिस्टम्स को अच्छे से फंक्शनल बनाए रखने में जो न्यूट्रिएंट रोल प्ले करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, है ना, सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व। और ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व हमें सिर्फ और सिर्फ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से मिलते हैं, और उनमें भी फ्रूट और वेजिटेबल हैं, और हम मेडिसिनल प्लांट भी कह सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट तो खैर वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, मेडिसिनल प्लांट से हमें वो फाइटोस्यूटिकल कंपाउंड्स मिलते हैं जो हमें तमाम तरह के रोगों से बचाते हैं, या रोगों किसी तरह का अगर रोग या डिजीज़ लग जाती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो अलग चीज़ है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी रन करती है। और ये जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट हैं ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही मिलते हैं और किसी से नहीं। ठीक है, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल, इसका हमारे जो न्यूट्रिशन है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हम ये नहीं कह सकते कि फ्रूट और वेजिटेबल से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन नहीं मिलती है। ये भी हमें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, लेकिन कम मात्रा में मिलती हैं, है ना। ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स और जो भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखें तो पहला जो रोल है फ्रूट और वेजिटेबल का वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोवाइड पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी मतलब खाने योग्य या टेस्टी, या मतलब कि खाने योग्य। टेस्ट, इम्प्रूव एपेटाइट जो कि हमारी भूख बढ़ाते हैं। प्रोवाइड फाइबर हमें प्रोवाइड करते हैं, फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है ना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें क्या मिलती है? पैलेटेबिलिटी, यानी खाने योग्य भोजन हमें मिलता है, और स्वादिष्ट स्वाद हमें मिलता है अपने भोजन में। ये हमारी भूख बढ़ाता है और फाइबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फाइबर किस लिए मदद करता है? हमारी जो पेट से संबंधित, जैसे कब्ज की बहुत से लोगों को शिकायत होती है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो दूर करते हैं। यानी अगर सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड या प्रोटीनेशियस फूड आप खा रहे हैं, और आपकी थाली में फल और सब्जी या का जो मतलब डेली आपका जो फल या सब्जियों का जो इनटेक है वो ना के बराबर है, तो आपको धीरे धीरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होती है कि वो एक तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है यानी विटामिन्स और मिनरल्स, इसकी सफिशिएंट मात्रा बॉडी में नहीं जा रही है, और इसलिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट हैं ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, यानी जो आपके फैट है, प्रोटीन है, इसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो पहला इम्पॉर्टेंस तो फ्रूट और वेजिटेबल का ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये है कि ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, फाइबर प्रोवाइड करते हैं, एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो भी हम फैटी फूड खाते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट में लिखा है दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैटी एसिड। जो हम देखिए हमारा जो खाना होता है उसमें मेजर पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, ठीक है ना, जिससे कि हमारी भूख मिटती है। हमारा जो पेट भरता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाने से, इसीलिए हम जैसे कि चावल हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गई, है ना, ऑयल्स हो गए, ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और हम खाते भी हैं इसको ज़्यादा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जो है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी साथ साथ लेते चलें, यानी सब्जी और फलों का भी सेवन साथ साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत दिनों तक सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करेंगे, इनटेक करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो हमें एनर्जी तो मिलेगी, हमारी ग्रोथ भी होगी, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा कि हमारी सिस्टम, जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो हमारी डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी है, नर्वस सिस्टम है ना, या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो इसलिए जो है जो हमारा फूड है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक संतुलित आहार हमें मिलना चाहिए। तो जो प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट जो हम इंटेक करते हैं ये ज़्यादातर एसिडिक नेचर के होते हैं, ये हमारे पेट में एसिडिटी कॉज करते हैं। और जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर होता है। तो हमारी पेट में जो एसिड से रिलेटेड समस्या है उसको दूर करने में फ्रूट और वेजिटेबल बहुत रोल प्ले करते हैं। यानी अगर हम रेगुलर अपने खाने में फ्रूट या वेजिटेबल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारी एसिड से रिलेटेड या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच है वो न्यूट्रल बना रहेगा और हर तरह का खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये दूसरा रोल है न्यूट्रिशन में। तीसरा रोल है दे इम्प्रूव द जनरल इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ एंड डेफिशिएंसी, ठीक है। कि यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को तमाम तरह के रोगों से या जो डेफिशिएंसीज हैं उससे हमें बचाते हैं। इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो है बॉडी की, उसको मजबूत बनाते हैं। ये तीसरा रोल हो गया। चौथा रोल है दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर यूज इन सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में तमाम तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटी होती रहती है, यानी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है। अगर उसकी कमी से, डेफिशिएंसी से किसी भी तरह की, मतलब जो है वो एक तरह से कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती और किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो डिसऑर्डर हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकता है ना। तो ये जो न्यूट्रिएंट हैं या जो एलिमेंट्स हैं वो विटामिन और मिनरल से ही हमें मिलते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसको जो है ये जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए, रेगुलर मेटाबॉलिज्म हो, इसके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है इतना रोल, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन नहीं होगी जब तक कि हमारे खाने में विटामिन्स और मिनरल्स भी हमें नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसीलिए एक ICMR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि एक नॉर्मल अडल्ट को पर डे जो है 300 ग्राम वेजिटेबल हमें खानी ही खानी चाहिए, पर डे की ये रिक्वायरमेंट है, और अबाउट 80 ग्राम फ्रूट, ठीक है। 80 ग्राम जो है हमारी बॉडी में फ्रूट जाना चाहिए, फल जाना चाहिए पर डे, और 300 ग्राम सब्जियां जानी चाहिए। अब आप लोग सभी लोग सोचिए कि हम लोग क्या हम सभी लोग पर डे 300 ग्राम वेजिटेबल और या 80 ग्राम फ्रूट हम खा रहे हैं?
नहीं खा रहे हैं। इसीलिए हम आप सभी देखिए तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, जिन लोगों को एक सफिशेंट अमाउंट में फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं मिल पा रहा है पर डे, वो किसी ना किसी तरह की न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर से या किसी भी तरह की जो है डिसऑर्डर या डिजीज़ से वो ग्रसित हैं। एक तरह से मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, जिसे हम कुपोषण के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए भारत सरकार जो है कुपोषण को दूर करने के लिए जो अभियान चला रही है वो यही सारी चीज़ें हैं। खाद्य सुरक्षा अभियान भी आपने सुना होगा, एक कुपोषण मिटाओ अभियान भी आपने सुना होगा, जिसमें कि सरकार जो है खाद्य सुरक्षा एक अलग टॉपिक हो गया। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि किसी तरह से पेट भर जाना। अब पेट, आप सिर्फ प्रोटीन से पेट भर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट से पेट भर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। उससे आप जीवित तो रहेंगे, आप सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन आपकी बॉडी की जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है, या आप पूरी तरह से एक स्वस्थ आपका शरीर हो, ये तो वो सिर्फ खाद्य सुरक्षा से नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ पेट भर गया तो आपका जो बॉडी की जो फंक्शनल एक्टिविटी हैं वो भी बहुत ही दुरुस्त रहेंगी। ऐसा नहीं है। आपको जब तक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, एक संपूर्ण संतुलित आहार नहीं मिलेगा जिसमें कि एनर्जी फूड भी हो, आपका प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स हो, तब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होगी। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी के बाद हम के साथ साथ हमें सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं करनी है, हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की भी बात करनी है ना। यानी पोषण सुरक्षा, यानी किसी भी तरह से हम कुपोषित जो है ना रहे हमारी बॉडी, हमें हर तरह का जो है बैलेंस डाइट मिले। तो इसलिए अगर आप सभी जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर गौर करिए तो आप लोगों में से तमाम लोग अगर अपनी अपनी डाइट पर गौर करिए तो ऐसे भी तमाम लोग होंगे जो सिर्फ दाल चावल या रोटी ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक लंबे समय तक सिर्फ इन्हीं डाइट पर डिपेंड रहेंगे, या सब्जी में अगर आप सपोज दैट कि सब्ज़ी खा भी रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ आलू की सब्ज़ी खाई या ज़्यादातर आप आलू ही पर डे खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सब्ज़ी खा ली, ऐसा नहीं है। आलू में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही होता है, मैक्सिमम पोर्शन, यानी आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते चले जाएंगे, यानी किसी ना किसी तरह से एक लॉन्ग टर्म के बाद आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड या किडनी या लिवर के फंक्शन से रिलेटेड धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। और आप आज के समय में भी देखिए हम ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो इन्हीं सब बीमारियों से ग्रसित हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी फूड हैबिट है, जो हमारी ईटिंग स्टाइल है, वो बैलेंस डाइट बेस्ड नहीं है, यानी हम संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं। इसलिए हमें इस किडनी, लिवर या ब्लड रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को ज़्यादातर लोगों में मिलती है। और आजकल के दिनों में ये और भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी ईटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है, सबसे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अनबैलेंस्ड है। यानी कौन सा न्यूट्रिशन कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है पर डे, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। यानी जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे कि उसमें भी मेनली फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो जो है इनका कंजप्शन हमारे फूड में बैलेंस डाइट के तौर पर बहुत ही इसेंशियल है। तो ये 4 रोल फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो है रोल है ह्यूमन न्यूट्रिशन में। चलिए इनको और डिटेल में देखते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं और इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, हर एक विटामिन का और मिनरल का, और वो विटामिन और मिनरल हमें किस तरह की फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। देखिए ये टेबुलर फॉर्म में हमने ये चीज़ें आपको दे दी हैं, इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनसे हमें कि विटामिन ए मिलता है, सबसे पहले हम लोग विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए
का क्या रोल है हमारी बॉडी में? विटामिन ए एक ऐसा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इंक्रीज लॉन्गिविटी, यानी हमारी जो है लॉन्गिविटी यानी हमारी एज को, हमें लंबी आयु जो है वो लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि विटामिन ए अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, वो डिजीज़ इसकी कमी से हो जाती है, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। या ज़ेरोप्थैल्मिया, या फिर ग्रोथ में रुकावट, रिटार्डेशन इन ग्रोथ, रफनेस इन स्किन, हमारी जो स्किन है, त्वचा है, वो रफ हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पथरी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन ए इतने प्रकार की ये रोल प्ले करती है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। अब देखिए विटामिन ए हमें किस फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का रिच सोर्स है मैंगो, पपाया और डेट्स, मतलब खजूर, डेट्स यहाँ खजूर को बोल रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो कैरेट, लीफी वेजिटेबल, टोमेटो और पम्पकिन यानी टमाटर और कद्दू। ये विटामिन ए के रिच सोर्स हैं। इनमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन जो कि एक प्लांट पिगमेंट है, और कैरोटीन एक ऐसा फाइटोकेमिकल है जो कि विटामिन ए की सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। जैसे गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, मैंगो में भी पाया जाता है, पपाया में भी कैरिका ज़ैंथोफिल पाया जाता है। तो ये सब जो है विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विटामिन B1। विटामिन बी वन को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी नाम आप लोग थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करिएगा। विटामिन B1 का रोल है कि मेंटेन्स ऑफ गुड एपेटाइट एंड नॉर्मल डाइजेशन, यानी हमारी भूख बढ़ाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल रखता है। ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए, लैक्टेशन के लिए, एंड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसकी भी सामान्य फंक्शनिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी नामक रोग। आप लोगों ने सुना होगा विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और क्या होता है? पैरालिसिस, लकवा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लॉस द सेंसिटिविटी ऑफ स्किन, यानी त्वचा में जो हमारे संवेदनशीलता है ना, सेंसिटिविटी है, वो भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। हार्ट का इनलार्जमेंट हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट या भूख का ख़त्म हो जाना। ये सब सामान्य सी बीमारियां, ये सारी बीमारियां हैं जो सामान्यतः जो है B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होती है। और ये किन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें मिलता है? जैसे वॉलनट, अखरोट, एप्रिकॉट जिसको कि हम खुमानी के नाम से जानते हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा जिसको बोलते हैं, प्लम एंड एलमंड यानी बादाम। और वेजिटेबल की बात करें तो लेग्यूम वेजिटेबल और गार्लिक, लहसुन, इनमें जो है विटामिन B1 पाया जाता है। देखिए जितनी भी लीफी वेजिटेबल हैं, पत्ते वाली सब्जियां हैं, जैसे
पालक हो गया, मेथी हो गया, या मूली का पत्ता, रेडिश की जो लीफ है, सरसों का साग है या चौराई है, जितनी भी लीफी वेजिटेबल है, वो लीफी वेजिटेबल की में लगभग बहुत ज़्यादा, लगभग हर प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए हमारी जो डेली डाइट है, जो भी हम डेली खा रहे हैं, उसमें लीफी वेजिटेबल की मात्रा लगभग 175 ग्राम होनी ही होनी चाहिए पर डे। पर डे आपको 175 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स खाना ही खाना है। भले आप सब्जी में, जैसे आलू की सब्जी आपने खाई या टमाटर खाया, वो सफिशेंट नहीं है। आपकी थाली में पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी 175 ग्राम पर डे आपकी थाली में होना ही होना चाहिए। तब आप समझ लीजिए कि आपको हर प्रकार के विटामिन और मिनरल मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का जो रोल है वो है इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, हेल्दी स्किन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, है ना, रेस्पिरेशन ऑफ पुअरली वेस्कुलराइज टिश्यू, यानी बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी में जहाँ पर एयर का सर्कुलेशन बहुत कम होता है ना, जैसे हमारी आँख का जो कॉर्निया वाला पोर्शन है वहाँ पर, तो इन सब जगहों तक प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, इसलिए विटामिन B2 बहुत रोल प्ले करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से होता है पिलेग्रा डिजीज़, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, या एलोपेशिया, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का ख़त्म हो जाना, वेट लॉस, सोर थ्रोट यानी गले की प्रॉब्लम, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सोलन नोज एंड बाल्डनेस या गंजापन, इस तरह की तमाम तरह की डिफिशियंसी, विटामिन B2 की डिफिशियंसी से ये सारी डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। अब विटामिन B2 का जो मेन सोर्स है वो है बेल। बेल एक ऐसा फ्रूट है जो कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2 माना जाता है। बेल में विटामिन B2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रिचेस्ट सोर्स है। उसके बाद है पपाया, लीची, पोमग्रेनेट यानी अनार, वुड एप्पल मतलब कैथा, यहाँ वुड एप्पल अलग अलग नहीं है, एक साथ है। एप्पल मतलब सेब होता है और वुड एप्पल मतलब कैथा, एंड पाइनएप्पल। तो इन सारे फ्रूट्स में विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इन सारे फ्रूट्स को भी हम लोगों को जो है कंज्यूम करते रहना चाहिए, यानी किसी ना किसी इनमें से, सब नहीं, कोई भी फ्रूट आपको मिल जाए तो आप उसको कंज्यूम करिए, जिससे कि आपको विटामिन B2 जो है अच्छी मात्रा में मिलता रहे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइटोन्यूट्रिएंट है विटामिन C। विटामिन C का क्या रोल है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाती है, जिसको कि ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हैं, यानी मसूड़ों से ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो स्कर्वी की प्रॉब्लम है। जॉइंट में पेन होता है, लिम्स में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ पैरों में, इसकी कमी से है ना। मसूड़े अनहेल्दी रहते हैं, टूथ तिके यानी दांतों में सड़न होती है, और घाव जल्दी नहीं भरते, यानी किसी तरह की चोट लग गई है तो वो जल्दी घाव भरता नहीं है। रूमेटिज्म, ये डिफरेंट टाइप की जो है डिजीज़ होती है विटामिन C की कमी से। विटामिन C जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है वो है बारबडस शेरी। बारबडस शेरी इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। इसको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाए कि विच फ्रूट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C, तो आपका ऑप्शन करेक्ट जो टिक होना चाहिए वो बारबडस शेरी पे, रिचेस्ट सोर्स। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि नींबू वगैरह में भी विटामिन C होता है, बिल्कुल होता है, आंवले में भी होता है और गुआवा में भी होता है, लेकिन बारबडस शेरी में सबसे ज़्यादा होता है, तो आप करेक्ट ऑप्शन होगा बारबडस शेरी। उसके अलावा आंवला, अमरूद और संतरा हो गया, नींबू, बेर, पाइनएप्पल, नाशपाती, इन सभी में विटामिन C पाया जाता है। और वेजिटेबल की बात करें तो ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च जो होती है उसमें विटामिन C पाया जाता है। जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, है ना, नोल खोल हो, जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें, उनमें भी विटामिन C पाया जाता है। और लीफी वेजिटेबल में भी हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का जो रोल है हमारी बॉडी में वो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग ये बनाता है मेनली, है ना। तो इसकी कमी से बोन रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती है जैसे कि रिकेट्स यानी पैरों का थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना, या ऑस्टियोमेलेशिया
ये भी बोन से रिलेटेड डिजीज़ है। तो कैल्शियम की कमी से जो डिजीज़ होती है वो है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। कैल्शियम जो जिन फलों में पाया जाता है वो है सीताफल, मतलब कस्टर्ड एप्पल, सीताफल या रामफल जिसको हम कस्टर्ड एप्पल ही बोलते हैं, फिग, अंजीर, फालसा, सिट्रस, सपोटा, चीकू, सपोटा को चीकू के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक फल है, ग्रेप, करी लीफ, करी पत्ता है ना, मीठी नीम जिसको बोलते हैं, एमरंथ, एमरंथ मतलब चौलाई, ड्रम स्टिक, सहजन, मेथी, टर्निप मीन्स सलजम, और कोरिएंडर, धनिया और पालक। इन फलों और सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा जो है वो भरपूर होती है, तो इनका हमें रेगुलर इनटेक करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फाइटोन्यूट्रिएंट है फॉस्फोरस। ये जो कैल्शियम के बाद नेक्स्ट मिनरल है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रोल भी हमारी बोन फॉर्मेशन में होता है, सेल के मल्टीप्लिकेशन में रोल होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ या जो कार्टिलेज है हमारे बॉडी में, कार्टिलेजनस जो बोन है उनके डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, साथ ही साथ फॉस्फोरस जो है एनर्जी का भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एनर्जी जो हमारी एनर्जी क्या बोलते हैं उसको एनर्जी को फैक्टर, जैसे कि एटीपी जिसको बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी एनर्जी जनरेट करने में भी फास्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट, विदाउट फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो फास्फोरस का जो रिच सोर्स है वो है वुड एप्पल यानी कैथा, एवोकेडो, डेट यानी खजूर, पोमग्रेनेट एंड ग्रेप एंड ऑल लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट मिनरल है आयरन। आयरन का रोल है, ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है, हमारी जो आरबीसी की सेल्स हैं या हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसके फॉर्मेशन में आयरन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन हमारे जो है बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ाता है, आरबीसी सेल्स, है ना। आपने सुना होगा कि जब आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट बॉडी में, ब्लड में कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है ब्लड में और वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से आप देखिए तो ऑक्सीजन या सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप जल्दी थक जाएंगे, थोड़ा सा भी मेहनत का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसलिए बॉडी में सफिशेंट क्वांटिटी में आयरन भी होना चाहिए। और आयरन का सोर्स कौन सी फ्रूट और वेजिटेबल है, करौंदा, डेट पाम और ग्रेप रेजिन यानी मुनक्का, हाँ मुनक्का, और वेस्ट इंडियन चेरी, गुआवा, सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल, एवोकेडो, सपोटा, प्लम, लीफी वेजिटेबल, बीट रूट यानी चुकंदर, ये इन सभी में आयरन की मात्रा पाई जाती है। और हाँ वाटरमेलन में भी आयरन पाया जाता है, तरबूज में भी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन। बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन्स, फ्रूट और वेजिटेबल, ये प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिलता है, और प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए या बॉडी के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नई टिश्यूज़ बनने के लिए या उनके मेंटेन रहने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो उसका सोर्स जितनी भी लेग्यूम वेजिटेबल है ना, जैसे मटर हो गई। देखिए लेग्यूम जो क्रॉप है उसमें जो इमेच्योर, जब हम लेग्यूम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो हम उसे वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, और मैच्योर हो जाती है तो हम उसे दालों के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। तो जैसे हरी मटर हो गया या हरा चना हो गया, और लोबिया है, काउपी है, फ्रेंच बीन है, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम वेजिटेबल्स हैं, इनमें प्रोटीन हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। वेस्ट इंडियन चेरी, एवोकेडो, कस्टर्ड एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट, गुआवा, ग्रेप, इन सभी में प्रोटीन आपको कुछ ना कुछ मात्रा में मिलती है। तो इस तरह से देखिए कि ये इतने तरह के विटामिन्स और मिनरल्स जो कि मेजर इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ इंपॉर्टेंट वन को डिस्कस किया है। इन विटामिन्स और मिनरल्स का जो सोर्स हैं वो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल हैं। इन विटामिन्स और मिनरल्स को आप किसी दूसरी खाद्य जो आपके पदार्थ हैं, जैसे कि
अनाज हो गया या दलहनी फसलें हैं या ऑयल सीड है, उनसे ये आपको प्राप्त नहीं हो सकते। यानी अगर आप पर डे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं, यानी दाल चावल ही सिर्फ, यानी जो सीरियल क्रॉप या लेग्यूम क्रॉप बेस्ड जो फूड अगर आप खा रहे हैं, तो ऐसा तो आपको बैलेंस डाइट बिल्कुल नहीं मिलनी है। बैलेंस डाइट आपको तभी होगी जब आप साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल का कंजप्शन भी करेंगे, तब आपको विटामिन और मिनरल्स यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है हॉर्टिकल्चर का वो यही है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप ही एक अकेली ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड टॉपिक हम देखते हैं, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन नेशनल इकोनॉमी। देखिए क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था एग्जाम में, वो पूछा गया था डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट है नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें क्या रोल प्ले करता है फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंस को भी आज डिटेल में देख लेते हैं। और देखिए जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बेरी बेरी आर नॉट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। तो अभी आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि विटामिन B2 किसकी कमी, विटामिन B2 की कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है पिलेग्रा, ना कि बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज़ जो होती है वो विटामिन B1 की कमी से होती है ना। तो ये जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था बेरी बेरी आर नॉट कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, तो आपका ऑप्शन होगा यस कि हाँ B2 की कमी से बेरी बेरी नहीं होता है, बेरी बेरी जो रोग है वो B1 की कमी से होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आज क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार पिछले बार बेरी बेरी पूछ लिया तो अगली बार नहीं कुछ पूछ सकता है। तो इसलिए जितने भी पॉइंट्स मैंने ये टेबल में बताए हैं, जैसे विटामिन C की कमी से क्या होता है स्कर्वी, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ठीक है, या विटामिन C किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, कैल्शियम किस में पाया जाता है, ये सब आप ज़रूर इनको, इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। हो सकता है अगली बार पूछ ले कि विटामिन A की डेफिशिएंसी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस, या ये भी पूछ सकता है कि विटामिन A को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रेटिनॉल, या विटामिन A का सोर्स कौन है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन B2 की कमी से पिलेग्रा होता है। विटामिन B2 का रिच सोर्स क्या है, बेल है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए में। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करते चलना है। ठीक है, और अगर डिटेल में पूछे कि रोल ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट या रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन ह्यूमन न्यूट्रिशन या ह्यूमन डाइट करके आए, तो आप ये टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में फ्रूट और वेजिटेबल का क्या योगदान है। तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप पिछले वीडियो में जाएं इन पॉइंट्स पर डिटेल में हमने बताया है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप एक इंटेंसिव टाइप की फार्मिंग है, गहन कृषि है। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर पैसा ज़्यादा लगता है और लेबर ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होता है ना। दूसरा हायर रिटर्न हमें मिलता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता ज़्यादा है ना, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन ज़्यादा हमें मिलता है, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमें ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, और हमें विदेशी मुद्रा भी हमें मिलती है अगर हम इनका एक्सपोर्ट करें। तो ओवरऑल देखिए ये सारी चीज़ें, ज़्यादा रोज़गार सृजन करने की क्षमता होना, या ज़्यादा उत्पादन होना, या ज़्यादा विदेशी मुद्रा होना, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के लिए एक जो है बहुत ही लाभकारी हैं। तो इस तरह से ओवरऑल देखे जाए तो हॉर्टिकल्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूत बनाने में। जैसे कि वी प्रोड्यूस अबाउट 311 मिलियन टन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ये 2018 का डेटा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, जिसने ये बताया कि अभी करंट में हम जो जितनी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उस हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो टोटल हम उत्पादन कर रहे हैं वो 311 मिलियन टन
हम उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें से सब्जियां अकेले 184 मिलियन टन सिर्फ सब्जियों का उत्पादन हो रहा है और 50 मिलियन टन जो है फलों का उत्पादन हो रहा है। अब आप ये जो क्वांटिटी देख रहे हैं 184 और 50 या 311 मिलियन टन, ये एक्चुअली सीरियल क्रॉप से कम है। अगर क्वांटिटी वाइज देखिए तो जो दलहनी फसलें हैं या लेग्यूम क्रॉप है या सीरियल क्रॉप है या ऑयल सीड वाली क्रॉप है, उससे तो कम है, लेकिन फिर भी इनसे हमें इनका जो इनकम है, हमें इनसे जो इनकम प्राप्त होती है वो सीरियल या दूसरी अन्य फसलों के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो हम उत्पादन भी ज़्यादा करते हैं, यानी कम उत्पादन होते हुए भी हमें ज़्यादा आय मिलती है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से। उसके बाद तो एक तरह से ये हमारी अर्थव्यवस्था में जो है योगदान ही है कि कम उत्पादन वाली जो फसलें हैं, कम उत्पादन का मतलब कि गेहूं धान के कंपैरिजन में या दलहनी फसल या ऑयल सीड के कंपैरिजन में देखें तो उत्पादन ओवरऑल जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उसका कम है, लेकिन फिर भी अगर हमें आय इससे मिलती है वो हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व ये है कि राष्ट्रीय आय हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्रोनॉमिक क्रॉप या सीरियल क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैव हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल एनुअली बोथ इन फ्रेश फॉर्म और प्रोसेस्ड फॉर्म, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप का जो निर्यात है वो दिन पर दिन हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है। फलों का और सब्जियों का दूसरे देशों को निर्यात, जैसे कि प्याज, सपोज दे सबसे ज़्यादा जिन सब्जियों का निर्यात हम करते हैं उसमें प्याज आती है। प्याज का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम गल्फ़ कंट्रीज़ में करते हैं या साउथ ईस्ट एशिया में हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश में हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ से हमें विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में मिलती है। और हम प्रोसेस्ड फॉर्म में भी वेजिटेबल और फ्रूट को एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोसेस्ड मतलब कि इनसे दूसरे उत्पाद बना के, जैसे सॉस वगैरह है, जैसे टोमेटो सॉस फॉर एग्जांपल है या पोटैटो चिप्स वगैरह है, तो इन सब्जियों से जो एक सेकेंडरी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जो दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका भी हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और उनसे भी हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। और ये जो एक्सपोर्ट, कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, जो वर्क करती है, उसका नाम है अपेडा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए वो अपेडा का फुल फॉर्म या अपेडा के बारे में बताइए। तो अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी है जिसका काम है कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर क्रॉप से जो रिलेटेड है, या नहीं सॉरी है पूरे एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं विदेशों में, वो इस अथॉरिटी के माध्यम से होता है। उसके बाद क्या है, एमंग डिफरेंट वेजिटेबल्स में 77% मैंने बताया भी आपको कि सबसे ज़्यादा प्याज हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिलती है। तो ऑनियन या दूसरी ट्रेडिशनल प्याज के अलावा हम कोल क्रॉप, ब्रिंजल, टोमेटो, इसका भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अनियन का करते हैं कहाँ पर? गल्फ़ कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया में करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्री आती हैं? सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, है ना, बांग्लादेश और नेपाल, इन सभी कंट्रीज़ को हम लोग अनियंस एक्सपोर्ट करते हैं। और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जो हम इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ़ कंट्री से हम लोग तमाम तरह की एक्जोटिक वेजिटेबल इंपोर्ट भी करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा कमाने जो अर्जित करने में भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप का एक विशेष योगदान है।
आउट ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ वेजिटेबल, जितना भी वेजिटेबल का टोटल आउटपुट है उसमें से 1%, मतलब जितना भी उत्पादन सब्जियों का हम हर साल लेते हैं उसमें 1% जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चला जाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जैसे कि सॉस बनाने वाली इंडस्ट्री है, चाहे टोमेटो सॉस हो, चिली सॉस हो, या पोटैटो की चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, या पिकल इंडस्ट्री हो, अचार बनाने की इंडस्ट्री हो वेजिटेबल के या फ्रूट का जो अचार आप देखते हैं, ठीक है, या कैंडी बनाने वाली इंडस्ट्री हो, या जैसे मटर जो आप देखिए जो पैक्ड मटर आती है, फ्रोज़न मटर, फ्रोज़न पी आती है डिब्बा बंद, है ना, जो ऑफ सीजन में मिलती है, तो ये सब प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है फ्रूट और वेजिटेबल के। तो लगभग 1% जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चला जाता है ताकि प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फॉर्म में इन फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम प्रिजर्व कर सकें और लॉन्गर रन में यूज़ करने के लिए, या स्टोरेज फैसिलिटी या स्टोर हम कर लेते हैं। तो इस तरह से लगभग 25% जो है वेजिटेबल जो प्रोड्यूस है उसका लॉस जो है वो रुक सकता है ना। 1% तो हम जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भेजते हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा जो 99% जो भी प्रोड्यूस है उसमें से लगभग 25% फिर भी जो है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी या प्रिजर्वेशन टेक्निक अच्छी ना होने की वजह से लॉस में चला जाता है। तो अगर ये जो 25% हर साल जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें 25% का ये जो फलों और सब्जियों का नुकसान है, अगर हम इसको बचा लें तो हमारी एक तरह से अर्थव्यवस्था में और सुदृढ़ हो सकती है। ये 25% हम और लाभ जो है वो कमा सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक को इम्प्रूव करना होगा, प्रिजर्वेशन टेक्निक, प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा, है ना, ताकि ईयर राउंड हर तरह की सब्जियों की अवेलेबिलिटी हम मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से ये रोल है फ्रूट और वेजिटेबल का नेशनल इकोनॉमी में। तो अगर आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या किसी दूसरे तरह से पूछते हैं तो आप इन्हीं सारी बातों को डिटेल में अपने पेपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।